नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। ये आपका अपना चैनल है। हम आपकी जो भी प्रॉब्लम होती हैं उनको यहाँ सॉल्व करते हैं। आप हमें कमेंट्स में लिखिए और भेजिए। हम आपके प्रतिदिन के कमेंट्स देखते हैं, उन्हें रीड करते हैं। तो ये है आज का हमारा थीम, जो है वो ये है बायोलॉजी क्लास 12 नीट चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग का वॉल्यूम 3 है। यदि पीडीएफ नोट्स चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको इसके पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री उपलब्ध हो जाएंगे। इंस्टाग्राम पर अगर आप हमको फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हैं। यदि हमारा एक और यूट्यूब चैनल है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के अपने इस लेक्चर की। सबसे पहले हमको देखना है इसमें जो है आज का वो है कि अभी हम इसका पिछला जो कर चुके थे, हमने कुछ बताया था आपको कि संचरण किस प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब हम प्रत्यक्ष के जो सीधे संचरण के यानी डायरेक्ट और ट्रांसमिशंस के जो कारण होते हैं या फिर कैसे होता है उसके बारे में आज हम आपको इसमें टॉपिक में बताने वाले हैं, क्लियर कराने वाले हैं। तो बने रहिए आखिरी तक हमारे साथ। अगर आपने अभी तक आपने हमारे पूरी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप शुरू से लेकर आखिर तक पूरी वीडियो देखिए। उम्मीद करते हैं आपको पूरे चैप्टर इजी वे में बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक ला पाएंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सीधे संचरण होने वाले कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष संचरण में रोगजनक स्रोत या रोगी व्यक्ति से सीधे ही किसी स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं, यानी उसके जब आप टच में आ जाते हैं तो आपसे सीधे ही उस व्यक्ति से आप में वो रोग आ जाते हैं, ऐसा होता है। इसे किसी बीज के माध्यम या अभिकर्मक की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए किसी बीज के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती कि माध्यम हो। इसके लिए आप जैसे ही उस व्यक्ति के टच में पहुंचते हैं आपको वह रोग हो जाता है। इसका जो मुख्य कारण है, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे की ओर। आगे क्या आएगा इसमें? अब आ जाता है कि पहला जो इसका टॉपिक हैगा वो हैगा रोगी संक्रमित व्यक्ति से संपर्क, डायरेक्ट कांटेक्ट विथ पेशेंट से अब जैसे ही उससे पेटेंट जो होता है, उससे ग्रस्त जो होता है व्यक्ति, उससे आप जैसे ही कांटेक्ट करते हैं तो आप में यह रोग दिखाई देने लगते हैं। कौन कौन से रोग हैं, क्या रोग हैं वो देखेंगे। देखो, कुछ रोग सामान्य मानसिक संपर्क द्वारा भी संचित हो जाते हैं। सामान्य सामाजिक संपर्क में किसी कमरे में साझे रूप से रहना, हाथ मिलाना, गले लगाना आदि शामिल हैं। आप किसी व्यक्ति से जिसको ये रोग हैं, आप उनसे हाथ मिलाते हैं, उनको गले लगाते हैं या और कोई करते हैं और कुछ करते हैं तो ये रोग आप मर हो जाते हैं, ठीक है। इन्हें सामान्यतः क्या कहते हैं? हम छुआछूत की बीमारी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार सामाजिक संपर्क से फैलने वाले रोग को छुआछूत की बीमारी या कंजेस्टिव डिसीज कहते हैं। कवकजन्य रोग जैसे दाद, खाज, खुजली, कुछ विषाणुजन्य रोग जैसे फ्लू, चिकन पॉक्स, खसरा आदि छुआछूत की बीमारियां। इन बीमारियों में शरीर पर बने दांत, घाव या छाले, सूखी पपड़ी आदि संक्रमण फैलाती हैं। आप दाद को ले लीजिए। अगर एक व्यक्ति को दाद है, यहाँ हाथ में है, आप उससे हाथ मिलाते हैं, तब आपको भी संक्रमित होने के चांसेस पूर्णतः रहते हैं। कोरोना वायरस जो फ्लू में आते हैं, वो जैसे कोरोना वायरस हो गया। आप कोरोना ग्रस्त एक पेशेंट के आप संपर्क में आते हैं तो आपको उसके होने के चांसेस 100% ही रहते हैं। फ्लू बोलते हैं, कोई सी भी फ्लू हो सकती है। जैसे अब जुकाम, सामान्य जुकाम जो होता है, यह भी एक रोग फैलने वाला होता है। आप किसी व्यक्ति को जुकाम है, आप वो आपके सामने स्नीज कर दे या और कुछ,
उसके जो ड्रॉपलेट होते हैं वो आप पर आपके यहाँ आ जाती हैं, उससे आप ग्रस्त हो जाते हैं सामान्य जुकाम से। और इसमें चिकन पॉक्स जिसे मिनी माता बोलते हैं, ये माता अगर इसका व्यक्ति के साथ आप रूम शेयर या और कुछ करते हैं और कुछ शेयर करते हैं, हाथ मिलाती हैं, अगर उसका जो उसमें एक तरह का द्रव निकलता है सफ़ेद, उसमें जो फफोड़े होते हैं उनसे अगर वो लग जाता है तो आपको वो रोग होने की संभावना पूर्णतः रहती है। ठीक है। और अब इसमें अगर छुआछूत सभी संक्रामक रोग होते हैं, लेकिन सभी संक्रामक रोग छुआछूत रोग नहीं होते हैं, ये बात याद रखिए। सभी रोग होते हैं वह छुआछूत नहीं होते, लेकिन जो सभी संक्रामक रोग छुआछूत नहीं होते, इस बात को याद रखिए। सभी रोग जो हैं वो छुआछूत नहीं होते, सभी संक्रामक रोग छुआछूत नहीं होते। छुआछूत रोग जरूर संक्रमित होते हैं, लेकिन सभी छुआछूत रोग संक्रमित नहीं होते। अब आगे चलेंगे हम, तो ड्रॉपलेट संक्रमण क्या है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे जस्ट अभी। जो ड्रॉपलेट संक्रमण होता है वो क्या होता है वो देखेंगे अभी के अभी। ड्रॉपलेट संक्रमण देखेंगे अब हम, ड्रॉपलेट संक्रमण क्या होता है। ठीक है, तो देखो ड्रॉपलेट संक्रमण, इसके उदाहरण आता है, पेपर में आया है, एक दो बार देखा है हमने कि ड्रॉपलेट संक्रमण का उदाहरण क्या है। इसका उदाहरण जो होता है वो निमोनिया होता है। अब हम आगे चलते हैं। कुछ रोगों को जैसे रोगी खांसने, छींकने, बोलने या थूकने या म्यूकस लार को अत्यधिक छोटी बूंदें वायुमंडल में निलंबित हो जाती हैं। इन बूंदों में श्वसन तंत्र की एपिथेलियम से अलग हुए रोगजनक भी होते हैं। भीड़ भरे इलाकों में बस, ट्रेन, कमरे में नन्हे नन्हे बूंदें जो व्यक्ति के श्वास के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, जैसे फेफड़ों की टीबी, ये सामान्य जुकाम, स्वाइन फ्लू, डिप्थेरिया, निमोनिया, काली खांसी, इन सभी के जो होते हैं ड्रॉपलेट द्वारा, ये सारे के सारे रोग जो होते हैं ड्रॉपलेट के द्वारा होते हैं। हम जो बोलते समय जो मुंह से छोटे छोटे ड्रॉपलेट के कण निकलते हैं या फिर और कहीं से जो ड्रॉपलेट के कण खांसते समय जो कण निकलती हैं वही ड्रॉपलेट होती हैं, उन्हीं के कारण ये फैलते हैं। जैसे चित्र में ये बताया जा रहा है, यहाँ से कुछ कण निकले, इसके श्वास द्वारा अंदर गए और ये भी निमोनिया से ग्रस्त हो गया। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको याद रखना है, आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसमें आगे क्या देखते हैं कि प्रसव के समय संक्रमित मां से शिशु को, इसमें क्या होता है, जो प्रसव के समय संक्रमित, यदि माँ किसी रोग से संक्रमित है तो शिशु में ये रोग जाता है। कैसे जाता है? कुछ रोग जनक प्रसव के समय संक्रमित माँ से शिशु तक पहुंच जाते हैं। सिफिलिस के जीवाणु तो अपरा द्वारा भी शिशु तक पहुंच जाते हैं। जो सिफिलिस रोग होता है यह एक STD रोग होता है, इसे हम बोलते हैं, यह एक जो होता है लैंगिक अंगों का रोग होता है। ये हम चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वहाँ देख लीजिए आप, इसको पूरा वर्णन है। ठीक है, अब इसमें क्या है, दोबारा भी शिशु तक पहुंच सकते हैं। प्रसव के समय संक्रमित होने वाले रोगों में एड्स भी प्रमुख है। अब जो एड्स रोग होता है इसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या हैगा, ये भी एक लैंगिक संपर्क रोग होता है और यह भी प्रसव के समय मां से शिशु में पहुंच जाता है। ठीक है, अब हमको देखना है कि घाव या कटी त्वचा का मिट्टी से सीधा संपर्क, ये कैसे पहुंचते हैं? कटी त्वचा या घाव जब मिट्टी से सीधे संपर्क में आते हैं तब टिटनेस व रक्त विषाक्तता के जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जंग लगे लोहे, घोड़े की लीद में भी टिटनेस जीवाणु पाए जाते हैं। अतः कटी त्वचा पर घाव का उपचार महत्वपूर्ण होता है। जो जंग लगी लोहे का टुकड़ा होता है उससे भी टिटनेस जीवाणु जो होते हैं वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और जो कटी हुई घोड़े की जो लीद होती है उसमें भी टिटनेस जीवाणु पाए जाते हैं जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब हमको देखना है रेबीज ग्रस्त जंतु के काटने से क्या होता है। जो रेबीज ग्रस्त जंतु कुछ भी हो सकता है, वह कुत्ता,
डॉग, कैट, रीसेस बंदर होता है, कुछ भी हो सकता है। डॉग हो सकता है, एक बिल्ली, कैट हो सकती है, रीसेस बंदर हो सकता है। इनमें से कोई भी हो सकता है, वो काट लेता है। रेबीज युक्त ग्रस्त वो किसी भी मनुष्य को या किसी भी जंतु को काट लेता है तो उसको रेबीज तो होना ही होना है। ठीक है, अब कैसे आते हैं? रेबीज ग्रस्त कुत्तों के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया, ये रेबीज का दूसरा नाम है। हाइड्रोफोबिया के विषाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। रेबीज बंदर अन्य जानवरों द्वारा काटने से फैलता है। जंतुओं के काटने के बाद इस रोग के टीकाकरण से इस रोग की पूरी तरह बचा सकता है। इस रोग से पूरी तरह क्या हो सकता है? बचा सकता है इसके टीकाकरण के बाद ही, अन्यथा से नहीं बचा सकता। ठीक है, लैंगिक संपर्क से क्या होता है भाई? सेक्सुअल कांटेक्ट से कैसे फैलते हैं भाई? जैसे एड्स, सिफिलिस, गोनेरिया, इसके बारे में हम देख चुके हैं, ये लैंगिक संपर्क से फैलते हैं। अप्रत्यक्ष संक्रामक रोग होगा, जो इनडायरेक्ट ट्रांसमिटेशन होता है इनका, वह कौन कौन से रोग होते हैं फटाफट देखेंगे। तो ये कौन से होते हैं देखना है। सबसे पहले अप्रतिबल, कुछ रोगजनक रोगी व्यक्ति या स्रोत से किसी माध्यम द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचती है। इनमें जो होती है वो माध्यम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इनके लिए माध्यम आवश्यक है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, क्या आएगा इसके लिए? माध्यम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो माध्यम की इनके लिए क्या होती है भाई? बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये माध्यम इन पर डिपेंड होता है। ये रोग माध्यम के बिना फैल ही नहीं सकते। ठीक है, ये रोग माध्यम के बिना क्या होते हैं? फैल ही नहीं सकते। अब इसमें आ जाता है, पहला आ जाता है वायुजन्य रोग। ईयर के कारण होते हैं ये। वायुजन संक्रमण, ईयरबोर्न इन्फेक्शंस कैसे होती हैं? ईयर के कारण जो इन्फेक्शन होती हैं वो क्या है? कुछ रोगाणु हवा के माध्यम से व धूल के कणों के साथ स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं। अब कुछ जो रोगाणु होते हैं वो हवा के माध्यम से, कुछ रोगाणु हवा के माध्यम से व धूल के कणों के साथ, हवा हो सकती है उसके साथ या फिर धूल के कणों के साथ स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं। ड्रॉपलेट संक्रमण वाले कुछ रोग हवा के माध्यम से दूर तक स्थानों तक पहुंच जाते हैं। जीवाणुओं व कवकों के बीजाणु द्वारा हवा द्वारा लंबी दूरी तक ले जा सकती हैं, जिसके कारण से एलर्जी रोग होता है। एलर्जी इसी कारण से होता है। क्या होता है? इसमें जो परागकण होते हैं वो वायु द्वारा अन्य जगह पर चले जाते हैं और मनुष्य की स्किन के टच में आ जाते हैं और वहां पर संक्रमण प्रारंभ हो जाता है। ये कैसे होते हैं? वायुजन्य रोग होते हैं। अब हमको देखना है इसमें जलजन्य रोग कौन सा होता है भाई? जलजन्य रोग देखेंगे। वाटरबोर्न इन्फेक्शन क्या होते हैं? जलजन्य संक्रमण को व्यापक रूप से जल के माध्यम से ही होती हैं। खाद्य पदार्थ जैसे कटे फल, संदूषित फलों, रस, खुले की रखी जो चटनी आप स्वास्थ्य खाते हैं उससे भी ये रोग होते हैं आदि के माध्यम से फैलने वाले रोगों के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। इसमें क्या आता है? इन सभी के कारण जो रोग होती हैं वो होती हैं टाइफाइड, हैजा, पैचिस, पोलियो, पीलिया, हेपेटाइटिस ए, ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। खाद्य विषाक्तता, इसे हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग होती है। इसके कारण से उल्टी, दस्त ये भी हो जाती है। मल मुखीय संक्रमण, उल्टी हो जाती है इसके कारण से। ठीक है, इन सभी को हमको याद रखते चलना है। और इसमें हमको देखना है कि रूप में देखा जा सकता है रोगी की मल या बमन यानी उल्टी होती है। मल आप जानते हैं, बमन, संदूषित खाद्य पदार्थ या जल का सेवन इन रोगों का प्रमुख कारण है। यह रोग जो होते हैं काकरोच, मक्खियाँ जैसे कीट रोगाणुओं को रोगी के मल व उल्टी के साथ पदार्थों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अजैविक पदार्थ जैसे जल, खाद्य पदार्थों पर रोगजनकों की उपस्थिति संदूषण कहलाती है। ये क्या कहलाती है? संदूषण कहलाती है। ठीक है, अब
ये कैसे होती है, मलमुखीय मार्ग द्वारा इनका संक्रमण हो जाता है। ठीक है, ये हो गया जलजन रोगों में। ये आपको मुख्य याद रखना है कि मलमुखीय मार्ग द्वारा संक्रमण होता है इनका। ठीक है, अब आता है वायुजन्य रोग कौन से होते हैं, जिन्हें फोमाइट या एक वचन में फोम्स हैं। आजीविक वस्तुएं जैसे कि कपड़े, किताबें, सेलफोन जिसे मोबाइल फोन बोलती हैं, दरवाजों के हैंडल, मेज कुर्सी, पेन, चादर, तकिया, तौलिया, कंघा आदि को सैर करने से ये बीमारी होती हैं। लेकिन यह रोग जनक की पनाह किसको, रोग जनक को ये क्या देते हैं, पनाह देते हैं। रोगी के प्रयोग करने पर रोग जनक इन पर आ जाते हैं। जब स्वस्थ व्यक्ति इन्हें प्रयोग करता है तब यह उसको संक्रमित बना देते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, फेफड़ों की टीबी हो गई, दाद हो गई, साधारण जुकाम हो गया, इसी प्रकार के रोगों को ये क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। दस्ताने मस्ताने जो हम यूज़ करते हैं ये सभी इसके सिम्पटम्स होते हैं। अब आते हैं बिना धुले हाथ। बिना धुले हाथ कैसे होते हैं भाई, देखिए अनवॉश्ड हैंड्स कैसे होते हैं। अनवॉश्ड जो हैंड्स होती हैं वो क्या करते हैं, देखो बिना धुले हाथ व विशेष कर नाखूनों में अनेक प्रकार के रोग कृमियां अंडे देते हैं। प्रोटोजोअन्स, जीव के शिष्ट आदि इनमें पाए जाते हैं। यह इन गंदे हाथों के साथ जो पदार्थ होते हैं वह मुंह द्वारा मुंह में स्थानांतरित हो जाती हैं, मुंह द्वारा। ये फिर एस्केरिसिस, जो एस्केरिस अंडा देता है, हमने बताया था। टाइफाइड, हैजा आदि जो रोग होते हैं वो इन्हीं के कारण होते हैं, नाखूनों के बड़े होने के कारण। ठीक है, इनमें अंडे देते हैं। अब आता है आर्थ्रोपोड वाहक क्या होती हैं भाई, मनुष्य का खून चूसने वाले कुछ कीट रोग जनक वाहकों को का काम करते हैं, जो खून चूसते हैं। ठीक है, ये कीट मनुष्यों को काटते समय रोग जनकों को अनचाहे रूप से मनुष्य के शरीर में क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, उनको उसके शरीर में डाल देती हैं। वो क्या होती हैं, जैसे हो गया जो एनाफिलीज मच्छर होता है वो कैसे करता है, इसमें मलेरिया करता है एनाफिलीज मच्छर, है ना। क्यूलेक्स मच्छर होता है वो फाइलेरियसिस करता है। एडिस मच्छर होता है वो डेंगू करता है। फाइलेरियसिस, चिकनगुनिया ये सभी करते हैं। और सैड फ्लाई होता है वो कालाजार करता है। और सेसे फ्लाई होती है वो स्पिलिंग सिकनेस जिसे हम बोलते हैं, निद्रा रोग, वो करता है। ठीक है, अब आ जाता है जो पिस्सू होता है वो प्लेग, पिस्सू के कारण प्लेग आती है। और घरेलू मक्खी जो होती है, टाइफाइड, पैचेस, खाद्य विषाक्तता इनको करता है। अब जो प्लेग आई थी वो रीढ़ चूहे वाली प्लेग, उनमें पिस्सू ने जन्म लिया था, उसके कारण से ये प्लेग आई थी। वो इतिहास की बातें हैं, हमें नहीं देखना। ठीक है, तो मच्छरों में केवल मादा मच्छर ही मनुष्य का रक्त चूसती है। नर मच्छर पादप रसों का पर निर्भर करते हैं। यानी जो नर मच्छर होते हैं वह शाकाहारी होते हैं, वह मानव या किसी भी जंतु का खून नहीं चूसते। जो मादा मच्छर होते हैं वही खून चूसते हैं। नर मच्छर वृक्षों की पत्तियों को खाकर जीवन यापन करते हैं और मादा मच्छर होते हैं वही खून चूसते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब देखेंगे हम क्या मानव वाहक कैसे होते हैं। कुछ मनुष्य रोगजनकों की उपस्थिति के बावजूद रोगों के लक्षण प्रकट नहीं करते हैं। इन मनुष्यों को प्रतिरोधकता के स्तर पर रोगजनक की जनकता के बीच संतुलन स्थापित हो जाता है। ऐसी स्थिति में रोगजनक पोषक मनुष्यों के शरीर में निवास करता है और इस तरह से ये रोग फैला देता है। अब इसके बारे में हम विशिष्ट रूप से जानेंगे अभी के अभी। चलिए, किसी कारणवश हमारा जो सॉफ्टवेयर था वह कैमरा को छोड़ रहा था, तो अब हम वो कैमरा जो था नहीं चल पाया, उसकी वजह अब हम ये वाला कैमरा जो है वो लाए हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, उस वजह से ये कैमरा अब हम लाए हैं। वो सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहा है, लेकिन चलिए अब हम आगे देखते हैं, उसका अपडेटिंग होगा, तब तक हम इसको यूज़ करते हैं। वो अपडेट हो रहा है, ठीक है, हो गया, लगेगा टाइम लगेगा, चलो ठीक है, इसी को कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इसमें क्या हैगा, इसमें इस प्रकार एक बहुचर्चित उदाहरण है मैरी मेलन का। एक मैरी मेलन एक
रसोइया स्त्री थी जो क्या करती थी, खाना बनाती थी। वो कैसी स्त्री थी, वो रसोइया स्त्री थी जो खाना बनाती थी। क्या बनाती थी भाई, वो खाना बनाती थी। वो एक रसोइया स्त्री थी जो खाना बनाने का कार्य करती थी। रसोइया स्त्री का ये उदाहरण चर्चित है। क्यों है चर्चित, वो हम सब बता रहे हैं। वो रसोइया स्त्री जो थी वो खाना बनाती थी, उसको एक रोग था जिसका नाम था टाइफाइड। अब वो टाइफाइड से ग्रस्त वो स्त्री थी, ठीक है। अब वो क्या करती थी, खाना बनाती थी, तो जो वह रसोइये का कार्य करती थी, ठीक है। अपने बनाए खाने के माध्यम से वह लोगों को टाइफाइड जो रोग था उसको संचरित कर देती थी। मतलब वो उसको फैला रही थी, वो उसको खुद को पता नहीं था, वो अपने मन से नहीं फैला रही थी। वो मतलब जो भी जिस भी परिवार में, जिस भी घर में वो रसोई का कार्य करती थी, उसके जो सदस्य थे वो टाइफाइड से ग्रस्त हो जाते थे, क्योंकि वो मैरी मिलन जो थी, मेलन थी, उनको जो था टाइफाइड रोग था, वो उसी से उनको ग्रस्त कर रही थी जिस घर में वो खाना बनाती थी, ठीक है। वह रसोई का कार्य करती थी, भाई अपने बनाए खाने के माध्यम से लोगों में टाइफाइड बनाती रही। ये उदाहरण जो है बहुत इम्पोर्टेंट है मेरिल मिलन का। आप इससे याद कर सकती हैं कि टाइफाइड भी एक संक्रमण रोग होता है, ये खाने के माध्यम से भी ये फैल सकता है। चल ठीक है, अब हम देखते हैं जो अगला है हमारा, रक्तदान द्वारा कैसे फैलता है भाई। देखो, बिना संक्रमित, बिना किया अर्थात संदूषित रक्त रोग संचरण एवं एक प्रमुख माध्यम है। यह एड्स, हेपेटाइटिस बी व अनेक रोग रक्त के माध्यम से स्वयं व्यक्तियों को जो शरीर में वो फैल जाते हैं। एड्स भी होता है, एक रक्तजन्य रोग होता है, ये रक्तदान के कारण भी ये फैल जाते हैं, इसको हम जानते हैं। इन सभी रोगों को हमने पढ़ा रखा है पहले से, इसको सबको जानते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं टाइफाइड। एक मुख्य आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइफाइड। अब हम टाइफाइड पर देखेंगे, टाइफाइड पर पूरी चर्चा करेंगे। टाइफाइड क्या चीज़ है, ये कैसे होता है, किस विषाणु के कारण होता है, किस जीवाणु के कारण होता है, इसका संक्रमण क्या होता है, इस सब को हम आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि टाइफाइड जो जीवाणु जन्य रोग होता है, ये जीवाणु के कारण ये होता है। ये रोग आप इसको याद रख लीजिए। इन रोगों का एक जो ट्रिक है हमारा, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उस ट्रिक को देख लीजिए। मतलब उससे आपको ये याद हो जाएगा कि कौन सा रोग किस जन्य है, मतलब कौन जीवाणु जन्य है, कौन विषाणु जन्य है, कौन किसके द्वारा होता है, वो याद हो जाता है उस ट्रिक के द्वारा। यहाँ पर हम उसको नहीं बताएंगे, आप हमारा खुद का ट्रिक है, हमारा जो ट्रिक है वो वहाँ पर अपलोडेड है यूट्यूब पर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एक लगभग समान जीवाणु मनुष्य में, ये साल्मोनेला टाइफी के कारण ये होता है टाइफाइड। एक लगभग समान जीवाणु मनुष्य में पैराफाइड जो ज्वर होता है वो उत्पन्न करता है। संचरण का माध्यम क्या होता है, गंदगी या पर्याप्त सफाई वाले इलाकों में टाइफाइड होने के जो सीवेज के पानी है संदूषित है उसके कारण ये फैलता है, ठीक है। ये टाइफाइड जो है वो फैलता है ग्रस्त जीवाणुओं में मल है, जब इस मल के रोग खाद्य पदार्थों तक पहुंच जाते हैं ये इस तरह से मतलब ये रोग फैलता है, ठीक है। अब ये चित्र आप देख रहे हैं, इसमें जो प्रदूषण है उसको पूरा का पूरा बताया जा रहा है, जैसे ये रोग फैल रहा है वो सारी चर्चा वहाँ पर हो रही है, ठीक है। आप इसमें बताया गया है टाइफाइड जो है वो किस प्रकार से फैल रहा है, गंदगी के कारण फैल रहा है, वो इसमें सारा बताया गया है। अब इसके जांच एवं लक्षण देखेंगे हम, टाइफाइड की जांच क्या होती है और इसका लक्षण क्या होता है। देखो, टाइफाइड में 7 से 14 दिन का उद्भाषण काल रहता है, ठीक है, यानी इसका प्रारंभ रहता है वो 7 से 14 दिन का रहता है, ये पीरियड में चलता है, ठीक है। रोगजनक के शरीर में प्रवेश कर से लेकर प्रथम लक्षण के प्रकट होने से लेकर ये उद्भाषण तक ही चलता रहता है। टाइफाइड के प्रमुख लक्षण निम्न हैं। अब हम लक्षणों के बारे में बात करेंगे। तो इसका पहला लक्षण जो है, सिर में तेज दर्द व फिर लगातार तेज बुखार। पहले सर दर्द होगा, फिर तेज बुखार होगा। लगभग कितना होगा, 39 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक इसमें बुखार जो है वो रहता है। इतना बुखार रहता है, इससे ज़्यादा बुखार इसमें नहीं होता है। ज़्यादा हो जाता है तो ये बहुत, इससे मृत्यु भी हो सकती है लोगों की, आप इसको याद रखें, ठीक है। अब आता है भूख का ना लगना, भूख नहीं लगती है। इस रोग के होने के कारण पेट में दर्द भी हो सकता है, या पेट का अति मुलायम हो जाना, इसमें जो पेट है वह अति मुलायम भी हो जाता है, या कब्ज हो जाना,
ये सब इसके लक्षण होते हैं और लक्षण आगे देखेंगे। अब इसमें जो और लक्षण है वो होंगे, द्वितीय सप्ताह में पैर व छाती पर छोटे छोटे गुलाबी रंग के चकते या धब्बे बनने लगते हैं। छोटे छोटे से चकते या धब्बे बनने लगते हैं। जीभ पर गोल जमाव हो जाता है, गोंद जैसा एक लसलसा एक द्रव होता है, वो जीभ पर उसका जमाव हो जाता है, लसलसी जीभ हो जाती है और कड़वा कड़वा इसमें फीलिंग होती है। वो किसके कारण होती है? हीमोजोइन नामक एक पदार्थ होता है, उसके कारण होती है वो बुखार में उसका निर्माण होना, शरीर उसका निर्माण करना प्रारंभ कर देता है हीमोजोइन का, जिसके कारण से वो करवाहट हमको लगती है। ठीक है, अब आ जाता है टाइफाइड की पहचान बिडॉल परीक्षण द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस परीक्षण को आप याद रखिए। बिडॉल परीक्षण द्वारा जो है टाइफाइड की जाँच की जाती है। ठीक है, अब आता है रोकथाम क्या है। भाई टाइफाइड चूँकि एक जल जनित रोग है, इसकी रोकथाम का सामान्य तरीका है तक एक सामुदायिक स्वच्छता, जल स्रोतों का पदार्थ स्वच्छ घर रख रखाव, घरेलू मक्खियों पर रोक लगाई जाए। ठीक है, और टाइफाइड टीका कुछ बरसात टाइफाइड सुविधा प्रदान की जाए। ये सभी इसके कर लेते हैं तब ये कार्य करता है, वरना ये कार्य नहीं करता। ठीक है, तो इस रोग के ये क्या हो गए, जो सारे के सारे सिम्टम्स हो गए, लक्षण हो गए, कमेंट्स हो गए, आप इनको याद कर सकते हैं। ये रोग कैसे फैलता है, क्यों फैलता है, सभी हम बता चुके हैं। तो आज का ये लेक्चर ख़त्म करते हैं यहीं पर। और जैसे कि हमारा ये लेक्चर, इसके 2-3 वीडियो हैं, आप इसको प्लेलिस्ट से ऑन करें। ठीक है, और हमें अभी कुछ लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि पूरे वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट को चालू करके रख लीजिए। उसमें बिल्कुल क्रम वाइज आपको बिल्कुल प्रत्येक वीडियो क्रम वाइज चलता रहेगा, आप उसको कर सकते हैं। और एक और जो 11th है उसका पूरा एक ही प्लेलिस्ट है, आप उसको एक ही प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका चैप्टर वाइज है 12th का, आप चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीच संडे को रहती हैं, उनको भी आप ज़रूर देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। थैंक यू, धन्यवाद।